आज हम लेस्ली नॉरिस की एक बहुत ही पावरफुल कविता अ टाइगर इन द जू की गहराई में उतरेंगे। ये कविता आज़ादी और कैद के बीच जो कश्मकश होती है उसे दिखाती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब किसी से उसकी असली पहचान छीन ली जाती है तो आखिर होता क्या है। चलिए इस कविता के बिल्कुल बीच में बसे एक गहरे विरोधाभास से शुरू करते हैं, अपने शांत रोष में। शांत और रोष, मतलब ये दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? और बस यही सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमेगी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि उस बाघ के अंदर क्या चल रहा होगा जिसके पास इतनी ताकत है, फिर भी वो एकदम खामोश रहने पर मजबूर है। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले उस बाघ की दुनिया में उतरना होगा, उसकी कैद की जो असलियत है उसे समझना होगा। वेल्श राइटर लेस्ली नॉरिस हमें सीधा उस पिंजरे के अंदर ले जाते हैं। ऐसा लगता है मानो हम खुद उस शानदार जानवर के दर्द और उसकी बेबसी को महसूस कर रहे हैं। और ये सब क्यों? सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए। तो चलिए एक नज़र डालते हैं सलाखों के पीछे की उस दुनिया पर। देखते हैं कि पोएट ने इस जिंदगी को दिखाने के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो नॉरिस बताते हैं कि बाघ अपने पिंजरे के कुछ ही कदमों में टहलता है। सोचिए, बस कुछ कदम। उसके पंजे मखमल जैसे शांत हैं, एक ऐसी खामोशी जिसमें बहुत कुछ दबा हुआ है। लेकिन ये शांति एक कड़वी सच्चाई को छुपाती है। वो असल में एक कंक्रीट की कोठरी में बंद है। उसकी सारी की सारी ताकत सलाखों के पीछे कैद है, किसी काम की नहीं। और इसलिए शायद वो वहां आने जाने वाले लोगों पर कोई ध्यान ही नहीं देता। अब यहाँ पर ना हमें एक सीधा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ पिंजरे की सच्चाई, बस कुछ कदम दबा हुआ गुस्सा, कंक्रीट की चार दीवारी, और दूसरी तरफ जंगल की वो दुनिया जो होनी चाहिए थी। परछाई में छिपना, लंबी घास में फिसलते हुए चलना, पूरे गांव में दहशत फैलाना। ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं जिसमें वो बाघ एक ही वक्त में जी रहा है। एक असलियत की दुनिया और एक उसके अंदर की फितरत की दुनिया। तो पिंजरे की इस सच्चाई से ठीक उलट एक और दुनिया है, वो दुनिया जिसके लिए वो बाघ असली में पैदा हुआ था। चलिए अब उस जंगल की यादों की तरफ चलते हैं। कवि की कल्पना में अगर देखें तो बाघ अपने असली ठिकाने पर है, एक शिकारी जो परछाई में छिपकर चुपचाप अपने शिकार का इंतजार कर रहा है। ये वो दुनिया है जहां उसकी ताकत, उसकी फितरत का एक मकसद है। और बस यहीं पर इस कविता का असली दर्द छिपा है। पिंजरे ने उसकी असली ताकत, उसकी वो बेकाबू शक्ति, सब कुछ दबा दिया है। जो जानवर दहशत फैलाने के लिए बना था वो आज खुद बेबस और लाचार है। तो सवाल ये उठता है कि पोएट सिर्फ कुछ शब्दों से इतना गहरा इमोशनल कॉन्ट्रास्ट कैसे पैदा कर देते हैं? इसका जवाब छिपा है उनकी लिखने की टेक्निक में। इस पूरी कविता में एक ऐसा शब्द है जो शायद सबसे जरूरी है, एक ऐसा शब्द जो पूरी पोयम के मतलब को ही एक नई दिशा दे देता है। ये शब्द है चाहिए। पोएट बार बार इसका इस्तेमाल करते हैं। सुनने में ये एक बहुत मामूली सा शब्द लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल मॉरल स्टेटमेंट है जो पूरी कविता का मतलब ही बदल देता है। मतलब ये चाहिए शब्द ये बताता है कि बाघ का पिंजरे में होना नॉर्मल नहीं है, ये गलत है, ये कुदरत के कानून के खिलाफ है। अच्छा, पोएट एक और बड़ी मजेदार टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं ओनोमेटोपिया, यानी ध्वन्यानुकरण। जैसे कि ये शब्द गुर्राना। जब हम ये शब्द पढ़ते हैं ना, गुर्राना, तो हम इसे सिर्फ पढ़ते नहीं, हम इसे अपने दिमाग में सुनते हैं। ये आवाज उस कल्पना की दुनिया को एकदम असली बना देती है। हमें वो खतरा महसूस होता है जो उस बाघ से छीन लिया गया है, और इससे उसकी बेबसी और भी ज्यादा महसूस होती है। और अब वापस चलते हैं उस एक लाइन पर जहां से हमने इस सारी बातचीत शुरू की थी। वो असल में एक बेहतरीन उदाहरण है ऑक्सीमोरॉन का, जिसे विरोधाभास भी कहते हैं। ये जो फ्रेज है शांत रोष, ये दो शब्द पूरी कविता के तनाव को अपने अंदर समेट लेते हैं। ये पोएट की एक सोची समझी चाल है, एक ऐसा पोएटिक टूल है जो हमें बाघ के अंदर दबे हुए उस गुस्से को महसूस करने पर मजबूर कर देता है। चलिए अब कविता के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं जो बहुत इमोशनल है। ये हिस्सा उन दो दुनियाओं को एक बहुत ही संजीदा मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। तो रात हो चुकी है, दिन का सारा शोर थम गया है, और बाघ को जो आखिरी आवाज सुनाई देती है वो है गश्त लगाती हुई गाड़ियों की। ये आवाजें भी मानो उसकी कैद का एक और सबूत है। और इन आवाजों के बीच वो अपनी बेबसी और दर्द के साथ एकदम अकेला रह जाता है। और फिर
कविता हमें इस आखिरी बेहद दर्द भरी तस्वीर के साथ छोड़ देती है। बाघ अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को घूरता है। और यहीं पर हमारे लिए एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या उस बाघ की नज़र उम्मीद का प्रतीक है? क्या वो दूर कहीं आज़ादी को देख रहा है? या क्या वो तारे भी उसके लिए बस एक और बड़े पिंजरे की छत हैं जिससे वो कभी छू नहीं सकता? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज़ादी आखिर है क्या, और हमारी अपनी दुनिया में कैद के कौन-कौन से रूप मौजूद हैं।